हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक ऐसा मैराथन क्लास लेकर आया हूं ना जो आपको केमिस्ट्री में 2026 में टॉपर बना देगी। क्योंकि ये वीडियो मैं हर साल अपने बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर 70 में 65 प्लस लेकर आते हैं। तो आपके पास भी आज मौका है, ले लो अपना कॉपी और पेन और बैठ जाओ हमारे साथ, क्योंकि ऐसा क्लास आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यह क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं 2 लाइन लेकर आया हूं कि सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि एक दिन टॉपर बनाना है अपने आप को और प्राउड फील कराना है अपने प्यारे बाप को। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का ये महा मैराथन क्लास होगा। हो सकता है ये क्लास 1 घंटे की हो जाए, लेकिन अगर आप लोग समय नहीं दोगे किसी सब्जेक्ट को ना, तो आपका समय कैसे बदलेगा। अपना समय बदलने के लिए, खुद को टॉपर बनाने के लिए ना टाइम तो देना पड़ेगा। तो क्लास 12 केमिस्ट्री 70 नंबर बिल्कुल पक्का, 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर को, मतलब 70 नंबर के क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, सबको आंसर के साथ। देखो मैं किसी एक चैप्टर का नहीं बताने वाला हूं, यहां पे पूरे केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, उसके बाद में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, पूरा केमिस्ट्री एक ही वीडियो में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। 2026 में हमारी 95 प्लस की गारंटी है। हमारे साथ जुड़े रहो, बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा दिया ना, तो मैं ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के क्लासेज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पूरा केमिस्ट्री एक वीडियो में। आगे देखिए भैया, ये वीडियो खास क्यों है ये भी जान लीजिए। देखो यहां पे हम केमिस्ट्री के जो अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में, ठीक है। ये 1 शॉट है हमारे सारे क्वेश्चंस का। और आप कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको नोट भी करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और फाइनली हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, सारे चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने लिया है और सारे चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, बस ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। देखो भैया ये हमारे फर्स्ट चैप्टर विलयन का ही क्वेश्चन है। बताओ इसमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन या पृष्ठ तनाव। देखो भैया इसमें से जो परासरण दाब है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो आपने इनको नहीं पढ़ा, इनको नहीं पढ़ा, इनको नहीं पढ़ा, आपने परासरण दाब पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है, ठीक है। तो भैया ये जो है ना, ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। मतलब अगर आप लोग तनुता बढ़ाते हो ना, तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तनुता बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई विलयन अगर सांद्र है, थोड़ा सा आप तनु उसको करते हो, मतलब उसमें विलायक की मात्रा ज्यादा करते हो, तो वहां पे जो होगा तनुता बढ़ेगी। तनु का मतलब पतला होता है, जैसे विलय की मात्रा को कम करना, विलायक को बढ़ाना, वही तनुता बढ़ रहा है। अगर विलय की मात्रा को ज्यादा करेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट है बढ़ती है, सेकंड है घटती है, थर्ड है स्थिर रहती है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भैया तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता जो है ये घटती है। और ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 2
विद्युत रसायन का है। ठीक है, चलो हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मैंने लिया है, हर एक चैप्टर से एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? बताओ व्हाट द, मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। ये तीसरे चैप्टर रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला लीटर सेकेंड इनवर्स, दूसरा है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, थर्ड है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और फोर्थ है मोल सेकेंड इनवर्स। तो भैया शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है ना, वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे चैप्टर 4 DMF ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, इसमें से कौन सा आयन है जो अनुचुंबकीय है? देखो अभी आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अभी हम 4 चैप्टर पर नहीं पहुंचे हैं। अरे भैया पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं करेगा, आगे चलकर यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो देखो, फर्स्ट है Zn2+, सेकंड है Ni2+, थर्ड है Cu+, और फोर्थ है Ag+। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड Ni2+। इसमें से जो Ni2+ है ना, ये एक अनुचुंबकीय आयन है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है? बताओ इसमें से कौन सा आयन है जो उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता? अब ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको कि एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो फर्स्ट है Na+, सेकंड है Cr2+, थर्ड है CO2+, फोर्थ है Ag+। तो भैया Na+ जो है ना, ये जो है ये आयन उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 6 पे देखो, हमें थोड़ा फास्ट भी चलना होगा क्योंकि पूरे 70 नंबर हम वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, एक वीडियो देखने से 70 नंबर कंप्लीट नहीं होता, और भी आपको क्लासेस हमारी देखनी होंगी, इसीलिए मैं कहता हूं सपोर्ट करो आप लोग भाई, तब मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्लासेस लेकर आऊंगा, एक मोटिवेशन तो मिले हमें। चलो 6 नंबर क्वेश्चन, CHCl3 जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं या इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, तो CHCl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है? अगर हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनेगा? फास्जीन, फॉर्मिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोपिक्रिन? भैया फास्जीन बनता है। अगर क्लोरोफॉर्म प्रकाश एवं वायु की स्थिति में आ जाता है और उसका ऑक्सीकरण होने लगता है ना, तो वो अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बनाती है। अब फास्जीन जो है बहुत हानिकारक है हमारे लिए, तो भैया यही बनता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को वायु एवं प्रकाश से बचाकर रखते हैं ताकि ये वायु एवं प्रकाश के संपर्क में ना आ पाए। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 7 नंबर, ल्यूकास अभिकर्मक है, ये हमारे चैप्टर 7 का ही क्वेश्चन है, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का। देखो ल्यूकास अभिकर्मक इसमें से कौन सा है? फर्स्ट है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। देखो ल्यूकास एक टॉपिक है आपके चैप्टर 7 में, ल्यूकास परीक्षण। इसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करते हैं, अंतर करते हैं। तो ल्यूकास परीक्षण में ल्यूकास अभिकर्मक का यूज किया जाता है। अब आखिर ल्यूकास अभिकर्मक है क्या? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, PDBaSO4 या तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया यही होगा, यही है आपका ल्यूकास अभिकर्मक, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। यहां पे तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 था, तो इसको पहचानोगे कैसे? एक ट्रिक बताऊं मैं छोटा सा। देखो ल्यूकास के पीछे सा है और सांद्र के आगे सा है, तो इतना तो याद रख सकते हो ना इस ट्रिक से कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो बेटा 8वां क्वेश्चन देख लो। 8वां, फॉर्मेलिन जलीय विलयन है, ये 8वें चैप्टर का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। बताओ फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन है? फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरोसिन का या एसिटाल्डिहाइड का? तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है फॉर्मेलिन, नाम से ही स्पष्ट है फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेल्डिहाइड, बस सिंपल सा है बेटा। देखो जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लेना,
और अगर नोट चाहिए आपको तो शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बेटा। 9 नंबर क्वेश्चन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होती है एक नेम्ड रिएक्शन है, तो इसमें क्या बनता है? साइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, साइनेट बनता है या आइसोसाइनेट बनता है? देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो मेन प्रोडक्ट बनता है ना वो आइसोसाइनाइड बनता है। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सारे नेम्ड रिएक्शन मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखे हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन पे, सबसे मीठी शर्करा है, बताओ इसमें से कौन सी शर्करा सबसे मीठी होती है, सबसे स्वीट? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज? भैया फ्रक्टोज को माना जाता है कि ये सबसे मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज को कहा जाता है सबसे मीठी शर्करा, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इन चारों में से फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। अब ये थे आपके टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, आपके एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। तो चलिए देखते हैं भैया आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने से पहले आपके पास एक ऑफर है। अगर आपको टॉपर बनना है भैया तो आप हमारी क्लासेस तो ले ही रहे हैं यूट्यूब पर, साथ में आपको हमारा एक क्रैश कोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं क्लासेस ले रहा हूं, अगर मुझे इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मिल जाते, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता, वीडियोज लेक्चर्स जो है एक सीक्वेंस में मिल जाते, तो हमारी तैयारी और अच्छी होती और हम टॉपर बनते। तो भैया हमने आपके लिए क्रैश कोर्स एक मैं लेकर आया हूं। आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर से पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना है शुभम लेक्चरर। प्ले स्टोर पे जाकर शुभम लेक्चरर लिखोगे हमारा ऐप आ जाएगा, और मैंने वहां पे एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। क्रैश कोर्स में मैं आपको क्या दूंगा, सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसके नोट्स मैं दूंगा, वीडियोस दूंगा। उसके बाद में सभी विषयों की तैयारी, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, महत्वपूर्ण नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं ना, जो ये क्लास में ले रहा हूं, इन सब का नोट्स आपको उसी में मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो जाकर इसको ज्वाइन करो। फीस सिर्फ 399 रुपए है। आपको करना क्या है, देखो इसकी फीस जो थी 599 थी, मैंने टॉप 100 बच्चों के लिए 399 कर रखा है। आप हमसे ज्वाइन होने के लिए ये मेरा नंबर है 9918332305, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पर आप कॉल कर देंगे, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो आप इसी नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 399 में पूरे साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैं करवाने वाला हूं, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, चलो भैया ये तो हो गया आपके लिए जानकारी। अब देखिए स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे हम आ चुके हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को जो रखा है ये हमारे विद्युत रसायन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। देखो फैराडे जी ने विद्युत अपघटन से रिलेटेड 2 नियम दिए, तो आपको दूसरा नियम लिखना है, पहला नियम यहां पे नहीं लिखना है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में यह पूछा गया है। दोनों नियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन चलो इसको समझ लेते हैं दूसरे नियम को। देखो फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, खूब प्यारा सा हेडिंग डाल देना, लिख देना। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। जैसे पहले नियम में था कि एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती था, यहां पे जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान होगा ना, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। तो सबसे पहले हम 2 विद्युत अपघट्य ले लेंगे, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो देखो एक हमने ले लिया, ये वाला ले लिया मैंने, एक 2 जार हमने ले लिया है, ये 2 जार हमने ले लिया है, और इसी में आपका विद्युत अपघट्य होगा। देखो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, ये देखो। ठीक है,
देखो इसमें विद्युत अपघट्य जो है ऐसे भरा हुआ है। अब जो विद्युत अपघट्य इसमें भरा है स्टूडेंट, उसको हम मान लेते हैं वो है आपका NaCl, और इसमें भी आपका NaCl ही है, ठीक है, NaCl इसमें भी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो आपका जो विद्युत अपघट्य है इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रोड जो हैं डूबे रहते हैं। एक आपका ये वाला इलेक्ट्रोड हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, ऐसे डूबे रहेंगे। और इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, एक ये इलेक्ट्रोड और दूसरा आपका ये इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां पे एक आपका होगा ऋण, जिस पर ऋण चार्ज होगा भैया इसको हम बोलेंगे कैथोड, और जिस पर धन होगा वो एनोड होगा। मतलब जो कैथोड होता है ना उस पर ऋण होता है, माइनस वाला कैथोड होगा और प्लस वाला एनोड होगा। यहां पे भी माइनस वाला कैथोड और यहां पे भी प्लस वाला एनोड, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। तो ये कैथोड है, ये एनोड है। अब हमने किया क्या है, ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े, इन दोनों को हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, देखो ऐसे हमने बीच में जोड़ दिया है, ठीक है। अब ये जुड़ गए हैं भैया श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, देखो यहां पे विद्युत अपघट्य और यहां पे विद्युत अपघट्य, दोनों के विलयनों में जब समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, मतलब इन दोनों में जो धारा है वो समान मात्रा में अगर प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, तो देखो इसमें जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी ना, तो यहां पे कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे, यहां पे भी होंगे और यहां पे भी होंगे। तो पहले वाले पे जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान होगा उसको हम मान लेंगे W1, और जो दूसरे पर एकत्रित होगा उसको हम मान लेंगे W2, जो इस पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान है, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझो, एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। मतलब हमने दो विद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, उसमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रोडों पर जो एकत्रित पदार्थ के द्रव्यमान होंगे ना, यहां पर उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। तो पहले वाले पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो W1 है, तो W1 समानुपाती होगा किस के, तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, तो W1 समानुपाती E1 हो जाएगा आपका, W1 समानुपाती E1। देखो तुल्यांकी भार को E से डिनोट करते हैं तो यहां पे E1 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W2 है, तो W2 समानुपाती हो जाएगा बच्चों E2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं W1 अपान W2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं E1 अपान E2, E1 अपान E2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये इसके समानुपाती है, इसके समानुपाती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमारा हो गया पहला कंडीशन, मतलब इन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान है उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो पहले पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान है W1 समानुपाती E1, दूसरे पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W2 हमने माना समानुपाती E2, तो हम लिख सकते हैं W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। अब चूंकि मैंने आपको बताया था नियम नंबर 1 में, फैराडे के पहले नियम में मैंने आपको बताया था, चूंकि W इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है, तो Q इक्वल टू IT मैंने बताया था, तो W इक्वल टू ZIT भी मैंने बताया था, ठीक है। चूंकि ये इतना होता है तो यहां पे W1 के जगह पर हम लिख देंगे Z1IT, क्योंकि W इक्वल टू ZIT होता है, तो W1 है तो Z1IT हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा Z2IT हो जाएगा। ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेटा जो आपका ऑलरेडी है E1 अपान E2। अब देखो यहां पे Z1IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा Z1 अपान Z2 इक्वल टू हो जाएगा E1 अपान E2, E1 अपान E2।
यानी कि जो हमारे विद्युत रासायनिक तुल्यांक होते हैं ना Z1 और Z2, वो भी तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। यही है भैया हमारे फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि W1/W2 इक्वल टू Z1/Z2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यही दूसरा नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का। समझ में आ गया? फिर से एक बार बताऊं, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। तो मैंने यहां पे 2 इलेक्ट्रोड इसमें लिए, 2 इसमें लिए, विद्युत अपघट NaCl है, तो इस पर जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान है ना उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2। तो W1/W2 इक्वल टू E1/E2। चूंकि W इक्वल टू ZIT होता है तो Z1IT/Z2IT इक्वल टू E1/E2। IT से IT कैंसिल, Z1/Z2 इक्वल टू E1/E2। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अब हम देखेंगे अपना दूसरा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी का क्वेश्चन है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में देखो, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। तो भैया प्रथम कोट की अपक्रिया में क्या होता है, हम एक रिएक्टेंट लेते हैं A और A से हम लोग बनाते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वैसे जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया है ना तो A लिखा है, अगर ये द्वितीय कोट की अपक्रिया होती तो 2A लिखा होता। ठीक है, तो A है। तो अब हम यहां से अगर अभिक्रिया का वेग निकालें, देखो अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, तो अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग निकालें तो वेग नियम से हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग जो हम लिखेंगे ना वो लिखेंगे K, ये हो जाएगा वेग स्थिरांक, और A के पावर 1 लिख देंगे। A के पावर 1 हमने क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि देखो इसमें प्रथम कोट की अपक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है ना वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो A के पावर 1 ही रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K और A। ठीक है, अब चूंकि आपको K का मात्रक निकालना है, K की इकाई निकालना है, तो K को इधर रहने देंगे, बाकी इधर लेकर चले आएंगे। यानी कि हमारा जो यहां पे हो जाएगा ना वो K इक्वल टू हो जाएगा, देखो K भैया अकेले पड़ जाएंगे और यहां पे हमारा होगा K इक्वल टू अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा अपान हम लिख देंगे A, अपान हम लिख देंगे A। ठीक है, देखो ये अभिक्रिया का वेग जब A को इधर लाएंगे तो इधर गुणे में है, इधर इसके नीचे हो जाएगा, बस समझ में आ गया। अब यहीं से हम K का मात्रक निकाल लेंगे। देखो अभिक्रिया का वेग जो होता है इसका मात्रक होता है सांद्रता सेकेंड इनवर्स। क्या होता है, सांद्रता सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सांद्रता सेकेंड इनवर्स होता है, और अपान जो A है ना ये अभिकारक की सांद्रता है, तो इसका मात्रक तो सांद्रता होगा ही, सांद्रता। तो भैया यहां पे हम करेंगे क्या, सांद्रता से सांद्रता को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक आया, वेग स्थिरांक K का मात्रक जो आया ना वो आ गया बेटा, कितना आ गया, वो सेकेंड इनवर्स आ गया। और यही होता है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। देखो यही होता है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। समझ में आ गया, तो यही प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक या इकाई होता है। मतलब प्रथम कोट की अपक्रिया जो है इसमें A आपका रिएक्टेंट है, इसको मैंने उत्पाद में बदला, मान लो रिएक्टेंट A है, अभिकारक A है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा
क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो अभिकारक की जो अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग k इंटू ए के पावर 1, तो k a लिख सकते हैं। तो k का मात्रक हमें निकालना था, तो अभिक्रिया का वेग अपान a लिख देंगे। अब अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है सांद्रता सेकेंड इनवर्स, और a का मात्रक होता है सांद्रता। तो सांद्रता से सांद्रता कैंसिल, तो k का मात्रक आ गया सेकेंड इनवर्स। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है। चलो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अब चलिए अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना क्या है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट अतलक उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे डीएमएफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा, यही सारे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। देखो तीसरा, लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए। लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण आपको देना है, मैं 3 दे देता हूं। देखो सीरियम, यूरोपियम और टर्बियम, ये लैंथेनाइड तत्व आपके हैं। इनके 2 मुख्य उपयोग क्या है। सबसे पहला उपयोग है सीरियम सीई ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। मतलब सीरियम जो है ना, ये टेम्परेचर और पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, इसलिए इसका उपयोग चश्मे बनाने में होता है। उसके बाद में दूसरा उपयोग देख लीजिए, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है, और पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन में भी ना सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। तीसरा, गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में सीरिया यानी कि CeC2 का उपयोग होता है। तो मैंने 3 उदाहरण बताकर 3 उपयोग बता दिए, कोई ना कोई तो याद ही रहेगा 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आता है कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये नेम्ड रिएक्शन है, और इसमें मैं आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आज मैं आपको बता देता हूं, बाकी बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है जो मैं आगे आगे आपको बताता रहूंगा। देखो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझो। देखो एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। देखो वैसे ही आप लोग वुड्स लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, वैसे लिख दीजिएगा। मतलब आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड का मतलब जैसे आपका हो गया CH3Cl, एल्किल और हाइड्रोजन में से कोई एक ले लेना है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लो, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना। आपको करना क्या है, सबसे पहले लेना है एल्किल हैलाइड। हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड के जगह पर CH3I। देखो ये एल्किल हैलाइड ही है, देखो CH3 आपका एल्किल है, मेथिल और I है हाइड्रोजन ग्रुप का, तो हैलाइड। देखो हाइड्रोजन में आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और जो आपका एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला होता है वो RX होता है। R का मतलब एल्किल, X का मतलब हैलाइड। तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल आयोडाइड हो गया। और इसकी अभिक्रिया आपको करानी है एरिल हैलाइड से। जैसे आयोडोबेंजीन आपका हो गया C6H5I हो गया, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया करानी है किसके साथ, देखो शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में, तो आपको यहां पे सोडियम भी लेना होगा। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है तो इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे शुष्क ईथर। क्या लिख देंगे, शुष्क ईथर, ठीक है। अब हमारा बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे आपका बनेगा मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना। यहां पे आपका बनेगा C6H5 और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो C6H5CH3, ये है भैया टॉलुइन। इसी को बोलते हैं टॉलुइन, या ऐसे भी इसको लिखते हैं, देखो
ये आप बेंजीन रिंग बना दीजिए, ऊपर CH3 कर दीजिए, ये भी टॉलुइन ही है, सेम दोनों है, बस उसको मैंने केमिकली लिख दिया है, ठीक है। ये आपका बन गया। उसके बाद में आपका क्या बनेगा, देखो Na बनेगा, लेकिन Na आपका जो है 1 है और I 2 है, तो हम सोडियम को भी यहां पर 2 ले लेंगे। 2 सोडियम हमने ले लिया, तो अब देखो क्या बनेगा भैया, प्लस आपका बन जाएगा 2Na, क्या हो जाएगा 2Na आपका बन जाएगा। देखो कैसे, देखो I आपका 2 है, सोडियम भी 2 है, तो हमने Na लिखा, आगे 2 लगा दिया, तो आपका हो गया। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये देख लो। देखो कार्बन कितना है 1 6 1 7, इधर भी 6 1 7 है। हाइड्रोजन कितना है 3 5 3 8, इधर भी 5 और 3 8 है। आयोडीन कितना है 2, इधर भी 2 है, और सोडियम 2 है, 2 इधर भी है। तो इसका नाम होगा बच्चों, ये है मेथिल आयोडाइड, ये है मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड। और ये है आपका आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और Na जो आपका है ये तो सोडियम है ही, इसका रिएक्शन हुआ तो हमारा बना बेटा टॉलुइन। क्या बना, ये टॉलुइन बन गया। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उड्स फिटिंग अभिक्रिया। मतलब आपको इसमें एल्किल हैलाइड लेना है, एरिल हैलाइड लेना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से रिएक्शन कराना है, तो आपका क्या बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, यानी कि टॉलुइन बन जाएगा और सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये क्वेश्चन देख लो बेटा, आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे। देखो कैसे प्राप्त करोगे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे बदलोगे। देखो केमिस्ट्री हो बेटा, रिएक्शन ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो आप रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए बेंजीन को। अब बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो एक हम लोग ये बना देंगे रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका हो जाएगा बेटा बेंजीन। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बेंजीन से आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल। तो सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया करनी होगी आपको CH3Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो आपका बनेगा क्या, देखो बीच में जो आपका बनेगा ना वो बन जाएगा बेटा, ध्यान से समझना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीच में जो आपका बनेगा रिएक्शन वो बनेगा, देखो ऊपर जुड़ जाएगा आपका CH3, ये बन जाएगा टॉलुइन, जो कि मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। अब इसका फिर से हमें रिएक्शन कराना है। अब किससे कराओगे आप, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। तो हमारा फाइनली यहां पे जो यौगिक बन जाएगा ना वही बनेगा भैया, ध्यान से समझो, वो बन जाएगा हमारा बेंजोइक अम्ल, COOH। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से समझो, देखो हमें सबसे पहले बेंजीन लेना है, उसकी अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करानी है, तो आपका टॉलुइन बन जाएगा। अब टॉलुइन की अपक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट से इसका ऑक्सीकरण कराना है, तो हमारा बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। यही रिएक्शन है, इसका नाम है बेंजीन, इनका नाम है टॉलुइन, और इनका नाम है बेटा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बस हो गया, यही आपका रिएक्शन होगा। आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे, तो हमने बेंजीन लिया, मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, तो हमारा टॉलुइन बना। इसका ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराया, तो हमारा बेंजोइक अम्ल बन गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ये हमारे टॉप 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब हम चलते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हमने बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय को देखा, अब हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्नों को देखेंगे। अभी टेंशन मत लो, अभी तो हमें और आगे जाना है। चलिए भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। ये देखो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझो। बिलियन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है, इसको 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब हमें विलेय का भार दिया गया है 2.25, अणुभार दिया गया है 180, विलायक का भार 25 ग्राम दिया गया है। क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये विलायक होगा। ठीक है, जब इनको घोला गया तो हिमांक में कमी हुई, हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम विलेय का भार लिखेंगे, विलेय का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी स्मॉल w से, और ये हमें दिया गया है कितना 2.25 ग्राम। उसके बाद में जो जो दिया गया है सारी चीजें आपको लिखनी है। देखो फिर हमें लिखना है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, और ये हमें दिया गया है बच्चों 180 दिया गया है, ऊपर देख लो 180 दिया है, लिख देंगे। फिर विलायक का भार हमें दिया गया है, वो भी लिखते हैं, विलायक का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ये हमें कितना दिया गया, ऊपर देख लो ये 25 ग्राम जल दिया गया है, तो 25 ग्राम कर देंगे। जब इनको घोला गया तो हिमांक में अवनमन हुआ भैया, तो हिमांक में अवनमन भी हमें दिया गया है। चलो इसको मैं हाँ इसी से लिख देता हूं, हिमांक में अवनमन, अवनमन इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, और इसकी वैल्यू जो फाइनली दी गई है ना वो दिया गया है 0.93 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या निकालना है, मोलल अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक इसको हम लोग डिनोट करते हैं KF से, किससे, KF से, और यही हमें निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं साइड में। देखो मोलल अवनमन स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है KF इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना, KF इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। ये होता है बच्चा पार्टी हमारा फॉर्मूला मोलल अवनमन स्थिरांक का। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना तो मैंने ये बताया था। तो KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो m की वैल्यू कितनी है, 180 है, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, ये देखो 0.93 है, इंटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी है, 25 है, अपान 1000 है, और स्मॉल w की वैल्यू कितनी है खुद ही देख लो 2.25 है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो KF की वैल्यू ध्यान से समझो, KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बहुत प्यार से समझना चीजों को। देखो 180 का हम 0.93 से गुणा कर देंगे, ये आपको करना पड़ेगा, तो 167.4 आएगा, गुणे 25 हो जाएगा, अपान ये जो 1000 है इसका जब आप 2.25 से गुणा करोगे ना तो ये 2250 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 जीरो तो इससे एडजस्ट हो जाएगा, 1 जीरो बच्चा पीछे हम लगा देंगे, ठीक है। अब इस साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। KF इक्वल टू कितना होगा, अब देखो जब आप 167.4 को 25 से गुणा करोगे ना तो 4185 आएगा लगभग, अपान ये 2250 आपका ऑलरेडी है। जब इनको कट करोगे तो आपका 1.86 आ जाएगा। सारी चीजें मैं लिख देता हूं, कुछ इसमें है नहीं। KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.86, ठीक है। केल्विन, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल,
केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आप लोग लिख दीजिएगा, यही मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। देखो दिख नहीं रहा होगा तो आप साइड से लिख दीजिएगा, ठीक है, यही मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। तो समझ में आया, विलेय का भार दिया गया था, विलेय का अणुभार, विलायक का भार, हिमांक में अवनमन सब दिया गया था, मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना था। ये फॉर्मूला लगा दो, KF इक्वल टू एम इंटू डेल्टा TF अपान इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। सारी वैल्यूज को मैंने लिखा, कट किया तो 4185 अपान 2250 आया, इसको कट किया तो 1.86 आया, तो KF की वैल्यू आ गई 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। चलो नोट करो फटाक से, तुरंत नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो इसको मैं हटाता हूं और अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमने रिएक्शंस को ही रखा है, क्योंकि रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ लो भैया, 10 से 15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखो निम्न को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहला हम एक एक करके तीनों को बताएंगे। देखो सबसे पहला, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे। तो चलो हम बनाकर बताते हैं, डायरेक्ट सोचेंगे समझेंगे नहीं। देखो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5OC2H5। इसकी अभिक्रिया करा देंगे हम हाइड्रोजन आयोडाइड से, यानी कि HI से करा देंगे। तो देखो हमारा ये बन जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा क्या बनेगा। देखो C2H5 जो है ये I से जुड़ जाएगा, तो ये C2H5I बन जाएगा, ठीक है। और एक आपका C2H5 जो है C2H5O और H हो जाएगा, यानी कि C2H5OH। बहुत इजी था। देखो क्या किया मैंने, इस C2H5 को I से जोड़ दिया, इस C2H5O को H से जोड़ दिया, तो आपका ये एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल बन गया। तो इसका नामकरण कर देते हैं, इनका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई तो ये एथिल आयोडाइड बन गया, एथिल आयोडाइड, और ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। बस हो गया बेटा, यही आपका फर्स्ट रिएक्शन होगा कि डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो एथिल आयोडाइड की, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई, तो एथिल आयोडाइड बना और एथिल अल्कोहल बना, तो हमने डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल बना दिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करूंगा तब दूसरा बताऊंगा, ठीक है। हो गया। चलो दूसरा वाला आप देखते हैं। दूसरा वाला हमारा है कि एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे भैया। एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर तो चलो बनाते हैं। हम ले लेते हैं एथिल आयोडाइड C2H5I, ये है आपका एथिल आयोडाइड। इसका रिएक्शन आपको कराना है Ag2O से, Ag2O ये सिल्वर ऑक्साइड होता है, तो इससे हम इसका रिएक्शन करा देंगे। तो हमारा फाइनली बनेगा क्या, देखो ध्यान से समझो, ये C2H5 देखो यहां पे हमारा बन जाएगा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी इधर तो C2H5 एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। अब 2 C2H5 हो गया, O आपका बना C2H5O C2H5। अब बचेगा क्या, बहुत ध्यान से समझो, यहां पे क्या बचेगा, हमने दोनों C2H5 ले लिया, O ले लिया, अब आपका 2 Ag बचा और 2 I बचा, तो हम लिख देंगे 2 AgI, 2 AgI, 2 सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। बस बन गया भैया, यही आपका रिएक्शन होगा। इनका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, आयोडाइड। इसका रिएक्शन हमने कराया है सिल्वर ऑक्साइड से, इसका भी नाम लिख देते हैं सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। जब हमने दोनों का रिएक्शन कराया ना, तो हमारा बना ये डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और ये आपका बना सिल्वर आयोडाइड। हो गया। चलो भैया इसको भी हटाते हैं, इसको इरेज करो फटाफट, इसको फटाफट नोट करो, इरेज तो मैं करूंगा, ठीक है। चलो हो गया। अब तीसरा वाला रिएक्शन देखते हैं बेटा, एक एक करके तीनों हम समझ रहे हैं। तीसरा
डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट कैसे बनाओगे? अब ये भी हम बनाएंगे, क्या करना है, तो डाई एथिल ईथर ले लेंगे C2H5O, इसकी अपक्रिया हम करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस O, ये आपका है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराएंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में कराएंगे ये भी जान लो, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में इसको गर्म हम करेंगे। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बन जाएगा CH3COOC2H5, ये हमारा, यही आपका है एथिल एसीटेट। मतलब हमें डाई एथिल ईथर लेना है, उसकी अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करानी है, तो हमारा बन जाएगा एथिल एसीटेट। लेकिन रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है ये भी चेक करना होगा। कार्बन कितना, इधर 2 है, 2 4 है, और 4 8 है। देखो 2 ये 8 है, इधर 1 1 2 1 और 2 4 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, 4 कार्बन इधर भी हो गया। और हाइड्रोजन देखो 5 है, 5 10 है, और 6 16 है। इधर भी देखो 3 का 2 से गुणा होगा 6, और 5 का 2 से गुणा 10, 16 इधर भी हो गया। ऑक्सीजन 1 है और 2 1 3 है, इधर भी 2, हाँ ऑक्सीजन 4 है, देखो 1 वो 2 3 और 1 4, इधर भी 4 है, देखो 2 का 2 से गुणा होगा 4। मतलब सारी चीजें आपकी बैलेंस है, तो यही होगा भैया डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। तो इनका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका रिएक्शन हमने कराया है एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इनका रिएक्शन हमने करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमारा ये फाइनली बन गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट हो गया बेटा। मतलब हमने लिया डाई एथिल ईथर, इसकी अपक्रिया कराई एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमारा जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया, तो एथिल एसीटेट बन गया। चलो इसको जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले लघुत्तरीय प्रश्न पर। देखो ध्यान से समझना, हमारा तीसरा वाला लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो देखो, स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। भैया 3 नंबर में 4 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको पहले स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन कैसे बनाएंगे वो बताना है, फिर इसका रासायनिक गुण, मतलब एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कैसे होगा ये भी बताना है। चलो पहले हम स्मिथ अपक्रिया को जान लेते हैं। देखो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर एथिलेमीन बनती है। मतलब आपको प्रोपियोनिक अम्ल लेना है, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आपका एथिलेमीन बनेगा, यही स्मिथ अपक्रिया है। अब देखो बहुत ध्यान से समझो चीजों को, मैं यहां पे बता देता हूं रिएक्शन। देखो आपको करना क्या है, प्रोपियोनिक अम्ल लेना है, मतलब C2H5 COOH, ये होगा प्रोपियोनिक अम्ल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक अम्ल होगा। इसका आपको रिएक्शन कराना है HN3 से, या N3H भी इसको लिखते हैं, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति में कराना है आपको, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आपको कराना इसका रिएक्शन। तो बनेगा क्या, देखो आपका बनेगा एथिलेमीन, मतलब C2H5 और N ले लेंगे, एक H यहां से ले लेंगे, एक H यहां से ले लेंगे, तो C2H5 NH2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पे एक N हमने ले लिया, 2 अभी भी बचा है तो N2 हो जाएगा, प्लस यहां पे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन बचा है तो ये CO2 हो जाएगा, गैस। ठीक है, ये हो जाएगा, बस एथिलेमीन बन गया। तो मैंने क्या किया है, मैंने प्रोपियोनिक अम्ल लिया, उसका हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराया, तो एथिलेमीन बन गया, ये होगा एथिलेमीन।
एमीन। ठीक है, एथिलेमीन बना, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल, ऊपर देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया है हाइड्रोजोइक अम्ल से, हाइड्रोजोइक अम्ल से इसका रिएक्शन कराया तो हमारा फाइनली बन गया एथिलेमीन। मतलब हमें प्रोपियोनिक अम्ल लेना है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराना है, तो हमारा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो एथिलेमीन बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। यही श्मिट अभिक्रिया है। चलो भैया जल्दी से इसको नोट करो। अब हम चलते हैं अपने आगे, देखते हैं, क्योंकि इसकी हमें एथिलेमीन की एसिटल्डिहाइड और नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाले रिएक्शन को भी लिखना है। तो देखो एसिटल्डिहाइड के साथ जब यह अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। देखो एसिटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, एथिलेमीन एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके सिर्फ बेस बनाती है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड एक ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया करा देंगे किससे, एथिलेमीन से, यानी कि C2H5NH2 से इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, किसकी उपस्थिति में, कोई उपस्थिति नहीं। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, देखो यहां पे CH3 ले लेंगे। ठीक है, CH3 ले लेंगे, CH ले लेंगे, CH3 CH ले लेंगे और NC2H5 ले लेंगे, मतलब CH3 CH। ठीक है, डबल बॉन्ड NC2H5 हम यहां पे कर देंगे। अब बचा क्या, यहां पे क्या बचा, H2 बचा, O बचा, तो H2O बाहर निकल जाएगा। देखो क्या किया है मैंने, यहां पे CH3 CH ले लिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, NC2H5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और H2O आपका बच गया। तो ये आपका सिर्फ बेस बन जाएगा, सिर्फ क्षारक। इसका नाम है बेटा, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और इसका नाम है एथिलेमीन, एथिलेमीन। दोनों का मैंने रिएक्शन करा दिया तो ये हमारा बना, इसका नाम है एथिलीडोन एथिलेमीन, इसका नाम है एथिलीडोन एथिलेमीन, एथिलेमीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं भैया सिर्फ क्षारक। क्या बोलते हैं, सिर्फ क्षारक। ठीक है, सिर्फ बेस, इसी को हम बोलते हैं। मतलब जब हम एथिलेमीन की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो सिर्फ क्षारक बनता है। हमने एसिटल्डिहाइड लिया, इसकी अभिक्रिया एथिलेमीन से कराई तो हमारा CH3CH डबल बॉन्ड NC2H5 बना, यानी कि इसको बोलते हैं एथिलीडोन एथिलेमीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिर्फ क्षारक। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, तुरंत लो। अब चलिए बच्चों अपना दूसरा वाला रिएक्शन देख लेते हैं। इसी में नाइट्रस अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। देखो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया जब ये करेगा तो क्या बनेगा, एथिलेमीन में ठंडा तनु HCl डालकर सोडियम नाइट्राइड का ब्लेंड डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्कोहल बनता है। मतलब आप लोगों को रिएक्शन कराना है नाइट्रस अम्ल से, तो हम ले लेंगे पहले एथिलेमीन C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया करा देंगे नाइट्रस अम्ल HNO2 से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में कराएंगे। ऊपर जो हमारा होगा ये होगा बच्चों सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और होगा प्लस HCl से इसका रिएक्शन करा देंगे। देखो लिखा है सोडियम नाइट्राइट का ब्लेंड डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो हमारा यहां पर बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, हमारा बनेगा ये C2H5 जो है O और H मिलकर बना देंगे C2H5OH। देखो बना कि नहीं बना, देखो यहां पे C2H5 हो गया, O हो गया, H हो गया। ठीक है, C2H5OH हो गया। अब आपका क्या बनेगा, देखो एक N यहां से, एक N यहां से, N2 गैस निकलेगी भैया तेजी के साथ, और प्लस आपका बन जाएगा यहां पे H2 और O, एक O बचा है तो H2
O हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया आपसे। देखो ऊपर एथिलेमीन में ठंडा तनु HCl डालकर सोडियम नाइट्राइड विलयन का NO2 प्लस HCl विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस N2 निकलती है और एल्कोहल बनता है। तो इसका नाम है एथिलेमीन। सबका नामकरण कर देंगे एथिलेमीन। इनका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। दोनों का रिएक्शन कराया भैया तो ये एथिल अल्कोहल बना, एथिल अल्कोहल, और आपका नाइट्रोजन गैस यहां पे बाहर निकली है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। बस हो गया। ठीक है, यही है भैया नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया। एथिलेमीन ने नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन किया तो एल्कोहल बना, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। हो गया। चलो तो ये भी हमारा हो गया बच्चों, और हमने जो है अपना लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये भी देख लिया। देखो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो था बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्मिट अपक्रिया, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया। शायद आपने हमारे साथ नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 3 था। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन आएगा ना वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, ये देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग आ चुके हैं, और इस यहां पर भी एक ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था बहुविकल्पीय से विस्तृत उत्तरीय तक सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारा। तो देखिए स्टूडेंट, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें ना तो देखो एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। मतलब एथिलेमीन C2H5NH2 इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको बताना है। और एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन समझाना है। चलो भैया हम लोग इसको भी जानेंगे, जब आए हैं तो सब जानेंगे। तो सबसे पहले जान लो एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, कैसे हम प्रयोगशाला में एथिलेमीन को बनाते हैं। तो देखो ध्यान से समझो। प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है। मतलब आपको प्रोपियोनामाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है और कास्टिक पोटास लेना है। इन तीनों का रिएक्शन कराना है तो एथिलेमीन बनेगी, और यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी कहलाती है, और इसी को हम हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, प्रोपियोनामाइड। इसका फॉर्मूला होता है C2H5। ठीक है, C2H5CONH2, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनामाइड। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, देखो ब्रोमीन और कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पहले रिएक्शन करा दो ब्रोमीन से Br2 से, और इसका रिएक्शन कराना है KOH से। सबका रिएक्शन आपस में कराएंगे, इन सबको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले एथिलेमीन बनेगा। देखो C2H5NH2 आपका बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे C2H5NH2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका बनेगा K2CO3। देखो आपका यहां पे K है, अब K2 लिखना है तो इसके आगे क्या करना होगा हमें, देखो इसके आगे 4 लगा दो डायरेक्ट। ठीक है, यहां पे आपका बन जाएगा K2CO3 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका बनेगा KBr, 2KBr बनेगा। ठीक है, और प्लस इसके साथ जल निकलेगा H2O, ये भी 2 ही रहेगा। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। हमें क्या करना है, प्रोपियोनामाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से करानी है, तो एथिलेमीन बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, पहले इसको चेक करो। देखो कार्बन कितना है, 2 1 3, इधर भी कितना है 2 और 1 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 और 4 11, इधर कितना है 5 2 7 7
और 2 का 2 से गुणा होगा 4 11, कार्बन हो ही गया, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना 1 है और 4 1 5 है, इधर देखो 3 है और 2 इधर है 5 है, ठीक है। मतलब यहां पे सारी चीजें, ब्रोमीन कितना है 2 है, इधर भी ब्रोमीन हमारा 2 kBr है, 2 ब्रोमीन है। पोटेशियम कितना है 4 है, इधर भी पोटेशियम 2 है और 2 इसका 4 है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है और यही है एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन चलो इसको नाम दे देंगे, इनका नाम है प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनेमाइड, ठीक है। इसकी अपक्रिया कराई हमने ब्रोमीन से और पोटेशियम, कास्टिक पोटास इसी को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो एथिलेमीन हमारा बन गया। बस इतना जानो बेटा, एथिलेमीन हमारा बन गया। यही है एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसी को कहते हैं हाफ मान ब्रोमीमाइड अपक्रिया, क्योंकि इसमें हमने प्रोपियोनामाइड लिया है। तो समझ में आया, चलो इसको नोट करो, रिएक्शन बिल्कुल ये बैलेंस है, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब चलेंगे इसकी अभिक्रिया भी हमें करानी है। देखो एथिलेमीन के रासायनिक गुण भी हैं कुछ। देखो सबसे पहला है क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH से इसका रिएक्शन कराएंगे। देखो एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनता है और इसी को हम कार्बिलेमीन अपक्रिया कहते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्टिव में बताया था कि कार्बिलेमीन अपक्रिया में क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है, मैंने बताया था। अब यहां पे देख लो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एथिलेमीन लेंगे, C2H5NH2, C2H5NH2, इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, CHCl3 से कराएंगे और कास्टिक पोटास तो रहेगा ही, यानी कि KOH हम लोग ले लेंगे। अब इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे ना, देखो रिएक्शन इसका जब होगा तो बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी कि C2H5NC, इसको बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। देखो C2H5 ले लिया, N ले लिया, यहां से C ले लिया, बचेगा क्या आपका, देखो KCl बच जाएगा, KCl बनेगा, देखो यहां से K और Cl हो गया, ठीक है, और आपका बनेगा H2O, H2O। लेकिन देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन कितना है 2 है, 1 3 है, इधर भी 2 1 3 है। हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 1 8 है, और भैया इधर कितना है 5 और 2 7 ही है। चलो अभी बैलेंस कर देंगे। क्लोरीन कितना है, देखो 3 है इधर और इधर 1 ही है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे। अब देखो आपका पोटेशियम कितना है, क्लोरीन तो 3 हो गया लेकिन पोटेशियम इधर भैया 1 ही है, तो इसके आगे भी हम लोग 3 लगा देंगे। ये देखो 3KCl हो गया। अब देखो, अब समझो, अब सब बैलेंस हो गया। क्लोरीन 3 है, इधर भी क्लोरीन कितना हो गया 3 हो गया, पोटेशियम भी 3 हो गया, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है। देखो 5 2 7 1 8 और 3 11 है, इधर 5 और 2 7 ही है, तो क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग 3 लगा देंगे, तो 3 का 2 से गुणा 6 और 5 11 हो जाएगा। अब रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। देखो ध्यान से समझो, कार्बन कितना है 2 1 3, इधर कितना है 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 और 1 8 और 3 11, इधर भी 5 और 6 11 है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितना 1 है और इधर भी 1 है, और अब क्लोरीन 3 है, इधर भी क्लोरीन 3 है, पोटेशियम भी 3 है, तो यही आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो चलो इसको लिखते हैं भैया, इसका नाम है एथिलेमीन, एथिलेमीन। इसका रिएक्शन मैंने कराया क्लोरोफॉर्म से, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। इसका रिएक्शन करा दिया किसकी उपस्थिति में, KOH से, कास्टिक पोटास से करा दिया, तो ये हमारा बना एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड हमारा बन गया। उसके बाद में ये पोटेशियम क्लोराइड बना और जल बना, मतलब एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो हमने एथिलेमीन लिया, इसकी क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, तो देखो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर एक हम लोग और देख लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए एक और है रिएक्शन, रासायनिक गुण नाइट्रस अम्ल के साथ
अपक्रिया, शायद मैंने अभी इसको बताया था। देखो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोजन निकलती है और एल्कोहल बनता है। अभी मैंने स्मिट अपक्रिया में ये बताया था। तो हमने क्या करना है, हमें एथिलेमीन लेना है C2H5NH2, इसकी अपक्रिया कराना है HNO2 से। किसकी उपस्थिति में कराना है ये भी जान लो, इसको हमें कराना है किसकी उपस्थिति में, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में। ये रिएक्शन तो अभी मैंने बताया था। तो होगा क्या, सबसे पहले आपका बनेगा एल्कोहल C2H5O और H, C2H5OH हो जाएगा। यहां पे नाइट्रोजन आपका एक और एक 2 है तो N2 हो जाएगा, ठीक है, ये निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहां पे और क्या बनेगा भैया, जल, हाँ H2 और वो मिलकर हमारा H2O बना लेंगे। मतलब एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोजन निकलती है और एल्कोहल बनता है। इसका नाम हो जाएगा एथिलेमीन, एथिल एमीन। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से इसका रिएक्शन करा दिया भैया, तो हमारा बन गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और नाइट्रोजन गैस हमारी देखिए बाहर निकल गई और जल हो गया। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा रासायनिक गुण कि एथिलेमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से NaNO2 और HCl की उपस्थिति में कराओ, एथिलेमीन और नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है, हो गया। तो भैया आज का जो हमारा क्लास है वो भी यहीं पर फिनिश हो गया। देखो लास्ट में थैंक यू ही कह सकता हूं। बाकी हमारी जो ये क्लास है 1 घंटे से ऊपर की क्लास है भैया। और आज मैंने आपको पूरे केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय, अतलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृतरीय सबको बता दिया। अगर आप लोगों ने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया ना, ऐसे ही मैं आपको कई क्लासेस प्रोवाइड करवा के केमिस्ट्री में 95 प्लस दिलवा के रहूंगा। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।